हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम देख रहे हैं 24 जनवरी का क्वेश्चन पेपर, जिसके 15 क्वेश्चंस को देख चुके हैं हम अपने लास्ट वीडियो में एंड 15 क्वेश्चंस को अब हम देखने चल रहे हैं। तो ये स्टार्ट करते हैं। देखिए, कह रहा है विभिन्न संजातीय समूहों से संबंधित विद्यार्थियों से युक्त कक्षा में एक अध्यापिका को क्या करना चाहिए। विद्यार्थियों को समान संजातियों के आधार पर वर्गीकृत कर देना चाहिए। ऐसी चर्चाएं सुसाधित करनी चाहिए जिनसे विविधता के प्रति स्वीकृत और सम्मान पैदा हो। प्रभुत्ववादी संस्कृति पर आधारित मानकीकृत पाठ्यक्रम को आधार पर पढ़ाना चाहिए, या फिर विद्यार्थियों के बीच व्यक्तिगत विभिन्नताओं पर कोई ध्यान नहीं देना चाहिए। तो देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऐसी चर्चाएं सुसाधित करनी चाहिए जिनसे विविधता के प्रति स्वीकृत और सम्मान पैदा हो, यानी बी राइट ऑप्शन हो जाएगा। एक्सप्लेनेशन देख लीजिए। कह रहा है विभिन्न संजातीय समूहों से संबंधित विद्यार्थियों से युक्त कक्षा में एक अध्यापिका को ऐसी चर्चाएं सुसाधित करनी चाहिए जिससे विविधता के प्रति स्वीकृत और सम्मान पैदा हो, जबकि विद्यार्थियों को समान संजातियों के आधार पर वर्गीकृत कर देना उनके नकारात्मक का भाव उत्पन्न कर देगा। अतः बच्चों को प्रभुत्ववादी संस्कृति पर आधारित पाठ्यक्रम के बजाय शिक्षार्थी केंद्रित रचनात्मक आधारित पाठ्यक्रम के आधार पर पढ़ाना चाहिए, और विद्यार्थियों के बीच व्यक्तिगत विभिन्नताओं पर विशेष ध्यान देकर उन्हें प्रोत्साहित करना चाहिए, जिससे कि एक प्रभावी कक्षा का निर्माण हो सके। अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 17। इसमें कह रहा है अगर आपका स्कूल विभिन्न सुविधाओं की पहुंच पाने के लिए सीढ़ियां, दरवाजे और दूसरे वास्तुकला संबंधित स्वरूपों के पैदा की गई बाधाओं को दूर करने के लिए अपनी आधारभूत संरचनाओं में सुधार कर रहा है। ऐसा स्कूल प्रोत्साहित कर रहा है मुख्य धारा, बहिष्करण, एकीकरण, समाकलन या फिर समावेशन को। तो देखिए इसका एक्सप्लेनेशन देखिए। यहाँ पे कह रहा है अगर आपका स्कूल विभिन्न सुविधाओं के पहुँच पाने के लिए सीढ़ियाँ, दरवाजे और दूसरे वास्तुकला संबंधी स्वरूपों की द्वारा पैदा की गई बाधाओं को दूर करने के लिए अपनी आधारभूत संरचनाओं में सुधार कर रहा है, तो ऐसा स्कूल समावेशन प्रोत्साहित कर रहा है, क्योंकि समावेशन बिना किसी भेदभाव के विशिष्ट आवश्यकता वाले छात्रों को सामान्य छात्रों के साथ ही एक स्कूल में तथा एक ही कक्षा कक्ष में बैठाकर शिक्षा देने की बात है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18। कह रहा है क्षीण दृष्टि से जूझते विद्यार्थियों के समायोजन हेतु एक अध्यापक को क्या करना चाहिए। दृश्य अव्यवस्थित नोट्स, आवर्धक लेंस, बड़े आकार में छपी पाठ्यपुस्तकें क्या देने से बचना चाहिए। बचना है यहाँ पे पूछ रहा है। तो देखिए स्पर्शनीय और मानचित्रण आलेख, तो बाकी के 3 तो सही हैं, बस ए जो है वही गलत है। दृश्य अव्यवस्थित नोट्स यानी ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए दृश्य क्षीण दृष्टि से जूझते विद्यार्थियों के समायोजन हेतु तो एक अध्यापक को दृश्य अव्यवस्थित नोट्स देने से बचना चाहिए, जबकि आवर्धक लेंस, बड़े आकार में छपी पाठ्यपुस्तकें तथा स्पर्शनीय मानचित्र एवं आलेख, इन सभी को क्षीण दृष्टि से जूझते विद्यार्थियों के समायोजन हेतु शिक्षण में उपयोग करना चाहिए। क्योंकि ये सभी शिक्षण सामग्रियां उसके अध्ययन में सहजता लाती हैं, जिससे वह बिना किसी समस्या के अपने कक्षा कक्ष में विद्यार्थियों के साथ समायोजित हो सकता है और अध्ययन कार्य को पूर्ण कर सकता है। देखिए क्वेश्चन नंबर 19। इसमें कह रहा है अवधान न्यूनता, अति क्रियाशीलता विकार से जूझते विद्यार्थियों के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य नहीं है। उन्हें किसी एक कार्य को लंबे समय में एकाग्र रहकर करने में मुश्किल होती है। वे अक्सर वस्तुओं को कुलबुलाते रहते हैं और बेचैन दिखते हैं। वे किसी कार्य पर काम करते हुए आसानी से विचलित होते हैं। उनकी काफ़ी लंबी और स्थिर अवधान अवधि होती है। तो डी ही यहाँ पर राइट ऑप्शन हो जाएगा। देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, अवधान न्यूनता, अतिक्रियाशीलता विकास से जूझते विद्यार्थियों के संदर्भ में यह कथन है कि उन्हें काफ़ी लंबी और स्थिर अवधान अवधि है, सही नहीं है, जबकि उन्हें किसी एक कार्य को लंबे समय तक एकाग्र रहने में अक्सर मुश्किलें होती हैं। वे अक्सर वस्तुओं को कुलबुलाते रहते हैं और बेचैन दिखते हैं तथा वे किसी कार्य पर काम करते हुए बहुत आसानी से विचलित हो जाते हैं। यह सभी लक्षण अवधान न्यूनता, अतिक्रियाशीलता विकार से जूझते विद्यार्थियों में सही हैं। अब देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है एक स्कूल में एक प्रतिभावान विद्यार्थी को कुछ श्रेणियों को छोड़कर सीधे उच्च श्रेणी में पदोन्नत कर दिया जाता है। प्रतिभावान विद्यार्थी को पढ़ाने के लिए स्कूल में किस उपागम का इस्तेमाल किया जा रहा है। त्वरण, समृद्धिकरण, प्रोत्साहन, संश्लेषण। तो त्वरण अधिगम का प्रयोग किया जा रहा है। अब देखिए यहाँ पर एक स्कूल में एक प्रतिभावान विद्यार्थी को कुछ श्रेणियों को छोड़कर सीधे उच्च श्रेणी में पदोन्नत कर दिया जाता है। प्रतिभावान विद्यार्थियों को पढ़ाने के लिए इस स्कूल में त्वरण उपागम का प्रयोग इस्तेमाल किया जा रहा है। त्वरण या एक निर्देशात्मक रणनीति को संदर्भित करता है, जिसका उद्देश्य उन विद्यार्थियों की मदद करना है जो ग्रेड स्तर से
के सीखने के मानकों को पूरा करने या उससे आगे श्रेणी में निकल गए हैं। हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21। इसमें कह रहा अर्थपूर्ण अधिगम हेतु कक्षा में ऐसी संस्कृति विकसित करनी चाहिए जहाँ विद्यार्थियों को डैश के अत्यधिक अवसर मिले, एक दूसरे से प्रतिस्पर्धा करने के, ज्ञान निर्माण करने के, तथ्यों को रटकर याद करने के या फिर निष्क्रिय होकर सुनने के। तो ज्ञान का निर्माण करने के परस्पर अवसर मिलने चाहिए। तो देखिए यहाँ पे कह रहा है अर्थपूर्ण अधिगम हेतु एक कक्षा में ऐसी संस्कृति विकसित करनी चाहिए जहाँ विद्यार्थियों को ज्ञान निर्माण करने के अत्यधिक अवसर मिले। अर्थपूर्ण अधिगम उन कार्यों को संदर्भित करता है जिसमें बताया जाता है कि अध्यापक को अपने छात्रों में एक दूसरे से प्रतिस्पर्धा करने के बजाय सहयोग की भावना विकसित करनी चाहिए, तथ्यों को रटकर याद करने के बजाय समझने पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए, निष्क्रिय की जगह सक्रिय होकर सुनने का अवसर प्रदान करना जिससे वे सीखें और प्रभावी कक्षा कक्ष का निर्माण हो सके। क्वेश्चन नंबर 22 में कह रहा विद्यार्थियों को डैश से बचने के लिए सुसाधित करना चाहिए। स्वतंत्र विचारक, आश्रित अनुग्रह अधिगमकर्ता, निष्क्रिय अनुकरणकर्ता, उच्च श्रेणी के प्रतिद्वंदी। तो देखिए स्वतंत्र विचारक बनने के लिए सुसाधित करना चाहिए, यानी ए राइट ऑप्शन हो जाएगा। अब देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। ये एक्सप्लेनेशन दिया रखा है, इसको पढ़ लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 23 देखिए, कह रहा है शुरुआती उम्र से ही हमारा भविष्य मस्तिष्क वास्तविक सांसारिक परिवेशों से जुड़ी विषय वस्तु को सीखने में सक्षम होता है। प्राथमिक स्तर पर विद्यालयों को अमूर्त विषय वस्तु और पुस्तकीय अधिगम पर बल देना चाहिए। तो देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, अधिगम यहाँ पे कह रहा शुरुआती उम्र से ही हमारा मस्तिष्क वास्तविक सांसारिक परिवेश से जुड़ी विषय वस्तु को सीखने में सक्षम होता है। सही है, क्योंकि छोटे बच्चे स्वयं ज्ञान के सृजनकर्ता के रूप में होते हैं। उनमें अनुसरण एवं संज्ञानात्मक ज्ञान की वृद्धि होती है जिससे वे सीखने में सक्षम हो जाते हैं। जबकि तर्क प्राथमिक स्तर पर इस विद्यार्थियों को अमूर्त विषय वस्तु एवं पुस्तकीय अधिगम पर बल देना चाहिए। गलत है, क्योंकि प्राथमिक स्तर पर विद्यार्थियों को मूर्त विषय वस्तु करके सीखने पर अधिगम पर बल देना चाहिए। इसलिए ए सही, आर गलत है, तो राइट ऑप्शन सी हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 24, इसके में कह रहा अधिगम अधिक प्रभावी होता है जब विषय वस्तु अत्यधिक जटिल हो, अध्यापक का शिक्षा शास्त्र व्यवहारात्मक हो, अधिगम लक्ष्य परीक्षा केंद्रित हो, अधिगम का स्वभाव प्रयोगात्मक हो। तो देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, एक में समझ लीजिए पहले जल्दी से। कह रहे अधिगम अधिक प्रभावशाली तब होगा जब अधिगम का स्वभाव प्रयोगात्मक हो, एक संदर्भित रूप में हो, रचनावादी सिद्धांत पर आधारित हो, करके सीखने पर बल देता हो, समस्या समाधान पर बल देता हो, एक दूसरे को सीखने के लिए प्रोत्साहित करता हो। इसके साथ ही अधिगम की क्रियाशीलता तभी अधिक बढ़ जाती है जब वह स्वनिर्देशित होता है। देखिए जब बच्चा कुछ भी करके सीखता है तो वहाँ पर प्रैक्टिकल कर रहा होता है, तो उसके माइंड में हमेशा के लिए फिट हो जाएगा, वो चीज़ को कभी भूलेगा नहीं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 25 में कह रहा रीना एक दी गई समस्या के समाधान हेतु समस्या से मिलती जुलती समस्याओं को उद्धृत कर रही है। वह निम्न में से किस समस्या समाधान युक्ति का इस्तेमाल कर रही है? निगमन परीक्षण, अनुरूपक सोच, प्रकार्यात्मक स्थिरता, स्मृति सहायक विधियां। तो यहाँ पर देखिए राइट ऑप्शन बी हो जाएगा, अनुरूपक सोच। अब देखिए यहाँ पे कह रहा रीना एक दी गई समस्या के समाधान है तो समस्या से मिलती जुलती समस्याओं को उद्धृत कर रही है। वह अनुरूपक सोच की समस्या समाधान युक्ति का इस्तेमाल कर रही है। अनुरूपक सोच दो स्थितियों एवं घटनाओं के बीच संबंध की समानता को देखने, उपयोग करने और समझ विकसित करने के लिए किया जाता है। यह धारणा बनाने, समस्या समाधान और समालोचनात्मक चिंतन विकसित करने के लिए विशेष रूप से महत्वपूर्ण। देखिए क्वेश्चन नंबर 26 में कह रहा है एक अध्यापिका को विद्यार्थियों द्वारा दी गई त्रुटियों पर ध्यान नहीं देना चाहिए। त्रुटियां अधिगम का कोई भी प्रक्रिया में कोई महत्व नहीं होता है। तो देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, दोनों गलत हैं। एक अध्यापक को दी गई त्रुटियों पर कोई ध्यान नहीं देना चाहिए, ये भी गलत है। और त्रुटियां जो होती हैं, त्रुटियों पर ध्यान नहीं देना से विद्यार्थी और भी त्रुटियां करने लगेंगे। इसलिए अध्यापक को विद्यार्थियों द्वारा दी गई त्रुटियों पर विशेष ध्यान देकर उन्हें स्वयं से सही करने के लिए अवसर उपलब्ध कराना चाहिए। देखिए अगर आप उनकी गलतियों पर ध्यान नहीं देंगे तो बच्चे और गलतियाँ करेंगे। अब देखिए कह रहा है विद्यार्थियों की भावनात्मक स्थिति को अनदेखा करना चाहिए और पहले से सीखे गए ज्ञान को पुनरुत्पादित करने पर ध्यान देना चाहिए। फिर कह रहा है विद्यार्थियों को सामाजिक संदर्भ से अनदेखा करना चाहिए, पहले से सीखे गए ज्ञान को पुनरुत्पादित करना चाहिए। फिर कह रहा है विद्यार्थियों के सामाजिक संदर्भ के प्रति विचारशील होना चाहिए और नए ज्ञान के निर्माण को अनदेखा करना चाहिए। विद्यार्थियों की भावनात्मक स्थिति के प्रति विचारशील होना चाहिए, नए ज्ञान के निर्माण पर भी ध्यान देना। देखिए अनदेखा आपको कुछ भी नहीं करना है, तो राइट ऑप्शन यहाँ पर डी हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे कह रहा है विद्यालय को विद्यार्थियों के भावनात्मक स्थिति के प्रति विचारशील होना चाहिए, नए ज्ञान के निर्माण पर ध्यान देना,
चाहिए। इसके साथ ही विद्यालयों को विद्यार्थियों की भावात्मक स्थिति पर ध्यान देना चाहिए। पहले से सीखे गए ज्ञान को स्वीकार करना चाहिए। विद्यार्थियों के सामाजिक संदर्भ को सहज रूप से स्वीकार करना चाहिए। पहले से सीखे गए ज्ञान का सम्मान करना चाहिए, जिससे उनके कार्यों को, रुचियों और भावनाओं के महत्व को मिल सके, वे स्वयं के विद्यालय में समायोजित महसूस कर सकें। और विद्यार्थियों का यह दायित्व है कि उन्हें विद्यालयों के सामाजिक संदर्भ के प्रति विचारशील होना चाहिए। नए ज्ञान के निर्माण के लिए अवसर उपलब्ध कराना चाहिए, जिससे वे कक्षा के सक्रिय अधिगमकर्ता बन सकें। देखिए क्वेश्चन नंबर 28 में कह रहा है, अधिगम असहायता से जूझते विद्यार्थी योग्यता का ऐसा दृष्टिकोण रखते हैं जिसमें मेहनत करके योग्यता में बढ़ावा नहीं किया जा सकता। योग्यता के प्रति ऐसा दृष्टिकोण क्या कहलाता है? एकल सत्व, वार्धिक दृष्टिकोण, प्रवीणता उन्मुखी, अधिगम आशावादी दृष्टिकोण। तो देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, एक्सप्लेनेशन जल्दी से देखिए। कह रहा है, अधिगम असहायता से जूझते विद्यार्थी योग्यता का ऐसा दृष्टिकोण रखते हैं जिसमें मेहनत करके योग्यता में बढ़ावा नहीं किया जा सकता। योग्यता के प्रति ऐसा दृष्टिकोण सत्व दृष्टिकोण कहलाता है, मतलब राइट ऑप्शन ए हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे कह रहा है, वार्धिक दृष्टिकोण, बुद्धि एक ऐसा गुणवत्ता या योग्यता है जो प्रयासों के माध्यम से बढ़ाई जा सकती है। प्रवीणता उन्मुखी दृष्टिकोण या स्वनिर्धारित मानकों के अनुसार सीखने, कार्य करने और महारत उन्मुखी निर्धारित लक्ष्य करने पर बल देता है। अधिगम आशावादी दृष्टिकोण या सकारात्मक दृष्टिकोण से संसार को देखने की योग्यता विकसित करता है। क्वेश्चन नंबर 29 में कह रहा है, अधिगम के लिए एक सहायक वातावरण पैदा करने हेतु महत्वपूर्ण है कि विद्यार्थियों की रुचियों को अनदेखा करें। गलत है। फिर कह रहा है, विभिन्न हिस्सेदारी जैसे कि माता पिता और अध्यापकों के बीच संप्रेषण पोषित करें। बहुत सख्त, कठोर, सत्तावादी अध्यापकों को नियुक्त करें, ये भी गलत है। पढ़ाने के लिए मानकीकृत पाठ्यक्रम, ये भी गलत है। राइट ऑप्शन यहाँ पर बी हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर ये एक्सप्लेनेशन दिया गया है, अधिगम के लिए एक सहायक वातावरण पैदा करने हेतु महत्वपूर्ण है कि विभिन्न हिस्सेदारों जैसे कि माता पिता, अध्यापकों, विद्यार्थियों के बीच संप्रेषण पोषित किया जाए। विद्यार्थियों की रुचियों और सहजता से स्वीकार किया जाए। सरल, लचीले और लोकतांत्रिक अध्यापकों को नियुक्त किया जाए और पढ़ाने में रचनात्मक पाठ्यक्रम को लागू किया जाए, जिससे कि बच्चों में सृजनात्मकता उत्पन्न हो सके और उच्च तार्किक चिंतन का विकास हो सके। जब एक सहायक वातावरण का निर्माण तभी संभव है जब बच्चों में उच्च के लिए गतिविधि आधारित अधिगम का उपयोग करके उन्हें एक प्रश्न पूछने के लिए प्रोत्साहित किया जाए। TCM एवं वर्कशीट आदि का उपयोग करके शिक्षण कार्य कराया जाए, जिससे कि वे ज्ञान के सक्रिय ग्रहणकर्ता बन सके और सकारात्मक कक्षा का निर्माण हो सके। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 30 कह रहा है, निम्न में से कौन सा कारक विद्यार्थियों के प्रभावशाली अर्थपूर्ण अधिगम में सहयोग नहीं करता है? बाल केंद्रित शिक्षा, अधिगम की सार्वभौमिक रूपरेखा, मानकीकृत पाठ्यक्रम, अध्यापक का संरचनावादी उपागम। तो देखिए यहाँ पर राइट ऑप्शन सी हो जाएगा आपका। मानकीकृत पाठ्यक्रम जो होता है विद्यार्थियों के प्रभावशाली अर्थपूर्ण अधिगम में सहयोग नहीं करता, जबकि बाल केंद्रित शिक्षा शास्त्र अधिगम की सार्वभौम रूप से रेखा और अध्यापक का संरचनावादी उपागम विद्यार्थियों के प्रभावशाली अर्थपूर्ण अधिगम में सहयोग करता है। अधिगम सर्वाधिक प्रभावशाली अर्थपूर्ण होगा जब एक संदर्भात्मक रूप में होता है, विद्यार्थी आंतरिक कारकों से प्रेरित होता है। तो फ्रेंड्स, इस तरीके से आज के वीडियो में हमने अपने पूरे 24 जनवरी का जो पेपर था उसके पूरे 30 क्वेश्चन CDP के कंप्लीट कर लिए हैं। आप इन सभी क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ते रहिए और वीडियो अगर आपके लिए अच्छी लग रही है, आपके लिए हेल्पफुल है, तो प्लीज़ हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक शेयर एंड कमेंट कीजिएगा। थैंक यू।